वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीएम धामी ने सद्दोबाला में आज किचन का उद्घाटन किया है, मिड डे मील का उद्घाटन किया है। इस दौरान कई और मंत्री भी मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में शुभारंभ किया है। ये देहरादून की तस्वीरें हैं। छात्रों को मिड डे मील का भोजन अब मिलेगा और शुद्ध भोजन मिलेगा। अक्षय पात्र किचन का आज शुभारंभ किया है। इसी का भोजन अब छात्रों को मिलेगा। 32,000 छात्रों को किचन के जरिए मिड डे मील का भोजन परोसा जाएगा और उसी क्रम में शिक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यह शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद रहे, कई और मंत्री भी मौजूद रहे। छात्रों को अब मिड डे मील का भोजन मिलेगा और इसीलिए आज अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ हुआ है। अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ, इसी के जरिए छात्रों को अच्छी क्वालिटी का भोजन अब मिल सकेगा। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मंच की उसी समय की तस्वीरें हैं। बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। मिड डे मील के शुभारंभ के मौके पर धन सिंह रावत यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में और भी कई लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से आज इस मिड डे मील भोजन का शुभारंभ किया है, किचन का शुभारंभ किया है। अक्षय पात्र किचन इसको नाम दिया गया है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में किया है। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सद्दोवाला में अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ किया गया है। साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो प्रदेश के छात्रों को मिलने वाला है। तकरीबन 32,000 जो छात्र हैं वो इस किचन के माध्यम से कहीं ना कहीं मिड डे मील का जो भोजन मिलता है उसको परोसा जाएगा और ऐसे में सीधा सीधा उनको ये फायदा मिलने वाला है। और कार्यक्रम जो सद्दोवाला में रखा गया था, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस किचन का शुभारंभ किया है और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। साफ तौर पे देखा जाए तो हंस फाउंडेशन की संस्थापक जो है माता मंगला और भोले जी महाराज, उनकी कहीं ना कहीं सौजन्य से इस किचन का कहीं ना कहीं उत्तराखंड में शुरुआत राज्य सरकार की तरफ से की गई है। और देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर जो मिड डे मील है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिड डे मील योजना है उसको अब गति मिलेगी, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम देखें जिस तरीके से आज जो किचन मिला है उत्तराखंड को, इसमें 32,000 छात्रों के लिए जो भोजन है वो बन के तैयार होगा और जो स्कूली छात्र हैं माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के, उनको सीधा सीधा इसका जो फायदा है वो मिलेगा। सुबह के दोपहर के समय जो भोजन है मिड डे मील का, वो इस छात्र कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से ये पहल थी कि उत्तराखंड के अंदर मिड डे मील योजना को गति दी जाए और यही वजह है कि तमाम ऐसे संस्थाएं भी सामने आ रही हैं जिनके सहयोग से इन योजनाओं को कहीं ना कहीं और बेहतर तरह से संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरीके से हंस फाउंडेशन की मदद से राज्य सरकार इस योजना को बेहतर करने में लगी हुई है ताकि बच्चों को दोपहर के वक्त का जो भोजन है वो बेहतर तरीके से मिल सके। जी। और ज्ञानेंद्र, ये भी कहा जा सकता है कि मिड डे मील योजना को गति तो मिलेगी ही, साथ ही अच्छी क्वालिटी का खाना भी उन छात्रों को मिल सकेगा। देखिए, इस किचन से ये प्राथमिकता है कि बेहतर क्वालिटी का जो भोजन है वो छात्रों को अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कई तरह की पहले दिक्कतें जो है कई राज्यों में देखने को मिली थी कि स्कूल में जो खाना बनता था मिड डे मील का, उसमें कई तरह की कहीं ना कहीं दिक्कतें देखी थी। कई बार ये भी देखा गया था कि खानों में कीड़े देखे गए, पुराने चावल देखे गए और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को सरकारों ने गंभीरता से लिया है। राज्य की सरकार ने इस बात को समझा है और जिस तरीके से एक बड़े रूप में एक किचन का शुभारंभ किया गया है और ऐसे इस किचन के माध्यम से तकरीबन हजारों की संख्या में, जिनकी संख्या 63,000 से अधिक जो बच्चे हैं वो इनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और ऐसे में हंस फाउंडेशन का इसमें सहयोग है जो राज्य की बच्चों को सहयोग के माध्यम से, किचन के माध्यम से ये मिड डे मील का जो भोजन है वो उपलब्ध करा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मिड डे मील का जो शुभारंभ आज हुआ है, ये तो योजना तो गति पकड़ेगी ही, उसके साथ में अच्छी क्वालिटी का खाना भी, भोजन भी उन बच्चों को मिल सकेगा, छात्रों को मिल सकेगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज जहां पर चंपावत की 2 दिवसीय यात्रा के बाद खटीमा स्थित नगरतराई आवास पहुंचे, वहीं रात्रि विश्राम के बाद सुबह मुख्यमंत्री देहरादून रवाना होने से पहले अपने आवास पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। हरेला महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण यहां पर किया और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को प्रकृति संरक्षण के रूप में प्रदेश भर में मना रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने खटीमा नगरतराई स्थित आवास पर वृक्षारोपण करके आमजन को प्रकृति संरक्षण का संदेश लगातार दिया जा रहा है। देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ पर्व हरेला पर्व की। और ये हरेला पर्व हमारे लिए जहाँ प्रकृति संरक्षण का है, प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, वहीं हमारे को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उत्तराखंड के अंदर इसको हम लोग एक हरित क्रांति के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन की इसमें भागीदारी हो, हमारी नई आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदार बने, वह भी आने वाले समय के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझे कि इन पौधों को लगाने से किस प्रकार का हमको जीवन में फायदा होता है। गैरसैंण में हरीश रावत के तालाबंदी अभियान पर बीजेपी नेता अरविंद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस के वृद्ध नेता हैं, उनको टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। अरविंद पांडे ने कहा कि हरीश रावत को आज गैरसैंण की याद आ रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तो उनको प्रदेश हित में जो काम करने थे वो उनकी तरफ से नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ घोटालों में शामिल रहे। हरीश रावत को उत्तराखंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की बेहतर चिंता करती है और यही वजह है कि उत्तराखंड में बार बार जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। हरीश रावत जी हमारे बहुत इस प्रदेश के बड़े नेताओं में एक है, बहुत बड़ा उनका अनुभव है। उनके बारे में मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बारे में तो उनकी पार्टी के लोग ही बोलते रहते हैं काफ़ी, मैंने क्या कहना। लेकिन एक बात और से कहूँगा कि हरीश रावत जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश के बदलाव के लिए, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। तो उनके ज़माने पे ना स्वास्थ्य में, ना शिक्षा में, ना खेल में, ना पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। गैरसैंण के प्रति सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, गैरसैंण में कोई विकास का काम नहीं किया। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने आज वहाँ तालाबंदी वहाँ पर कर रहे हैं और वो एक हिसाब से सरकार जो कुंभकर्णी नीति में सोई हुई है और गैरसैंण के प्रति जो उसकी उपेक्षा है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये सांकेतिक तालाबंदी की जा रही है। उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के लिए राज्य में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी और शासन की तरफ से उद्योग संबंधित इसके लिए कार्य योजना की तैयारी लगातार की जा रही है। दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। हजारों की तादाद में फिल्में हालांकि उत्तराखंड को लेकर बन चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार अब प्रशिक्षण को लेकर भी कवायद कर रही है। उत्तराखंड में प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में हजारों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अब आगे प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से एक पसंदीदा डेस्टिनेशन इसको माना जाए, उसको लेकर अब तैयारियां लगातार की जा रही हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने भले ही स्मार्ट सिटी का दावा किया हो, लेकिन वहां पर जो चीजें अब सामने आ रही हैं, सीईओ का पद भी छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद ओवर रेटिंग, अवैध भंडारण पर जो कार्रवाई है, अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण करना, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और इसी के चलते मसूरी में भी तत्काल प्रभाव से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
देखिए, विगत एक सप्ताह से मसूरी में हम लोग अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इनिशियली हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स का चिन्हीकरण किया था और पिछले हफ्ते फ्राइडे को शुरू किया था और उस समय हमने लगभग 126 स्ट्रक्चर्स जो है उनको हमने हटाया था। इसके बाद फिर अभी लगातार पिछले 3-4 दिनों से हमने 50 और स्ट्रक्चर्स हटाए हैं, तो लगभग अनुमानन 200 स्ट्रक्चर्स के आसपास हम लोगों ने अभी हटाए हैं, जिसमें अवैध अतिक्रमण के अलावा हवा घर भी हैं और टॉयलेट्स भी हैं और जितने रोड्स के ऊपर अतिक्रमण किए गए हैं उन सबको हमने अभी फ़िलहाल हटाया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 और 16 जुलाई को मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है कि 15 और 16 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ सकती है। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 18 जुलाई के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता बढ़ जाएगी। मानसून के अधिक सक्रिय होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के साथ मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। मौसम निदेशक ने सभी लोगों से आगामी दिनों में सतर्क रहने की अपील की है। मैं कहूँगा लाइट से मॉडरेट जो एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में, पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूँ। लेकिन जब 17 में जाएंगे तो फिर से थोड़ी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 17 तारीख को भी मिलेगी और इक्का दुक्का फिर जो है भारी वर्षा, खासकर कुमाऊँ रीजन के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो कुमाऊँ रीजन का है, तो उसमें विशेषकर जो अंदर के हैं, जिसमें कि आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर है और इसी तरह नैनीताल, तो इनमें संभावना है कि 17 को भारी वर्षा एक आध जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगी। जोशीमठ में पहाड़ों में मानसून की दस्तक के बाद हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीरें सामने आ चुकी है, जहां पर हेमकुंड साहिब में इन दिनों मानसून के दौरान घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कोहरे के आगोश से ढका हुआ है। हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कपाट खुलने की जो तिथि है 22 मई से 13 जुलाई तक 1,78,342 तीर्थयात्री भी हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ दर्शन कर चुके हैं। देहरादून में बरसात का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इन बीमारियों की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को लगातार करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने बैठक की और बैठक को लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द कोई पहल की जाए। और इसके साथ ही क्यूआरटी रिस्पांस टीम के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर और नगर निगम और पुलिस विभाग समेत कई लोगों को सम्मिलित करने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर डेंगू मलेरिया से बचाव को लेकर जन जागरूकता में कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पहले मैंने अभी मीटिंग ली थी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ और प्रशासन इसमें काफ़ी सतर्क है और क्योंकि हर 3 साल में डेंगू का प्रेवलेंस जो है ज़्यादा रहता है और 2022 में बताया जा रहा है कि काफ़ी इसमें प्रेवलेंस रहेगा, तो इसी के संबंध में सभी विभागों के साथ मीटिंग ली थी और हमने इसमें फ़िलहाल ये आइडेंटिफाई किया है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा डेंगू का प्रेवलेंस था। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई हुई है जो फाइन का काम करेंगे और हम लोग अवेयरनेस टीम्स भी बना रहे हैं जो जनता को जागरूक करेंगे कि आपको एक ही जगह पे पानी इकट्ठा नहीं होने देने हैं। जैसे गमले हैं, पॉट्स हैं, गार्डन है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट पानी होना नहीं देना है। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 28 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। एसएसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआ पुलिस और एसओजी की ओर से हल्दूचौड़ चौकी के पास में चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों की तलाशी लिए जाने पर बड़ी मात्रा में स्मैक की खेप बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में स्मैक बनाने वाले एक पेडलर का नाम भी सामने आ चुका है। साथ ही एसएसपी ने कहा कि इस साल नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस ने अब तक 120 किलो गांजा, लगभग 2.5 किलो स्मैक और बड़ी मात्रा में चरस और नशे के इंजेक्शन बरामद
बरामद किए हैं। एसएसपी ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली टीम को 5,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी है। अगर देखा जाए जनपद में ये जनवरी से ही नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी तक 2.5 किलो लगभग स्मैक अभी तक बरामद की गई है अभियुक्तों से। और इसी क्रम में हल्दू चौड़ बैरियर के पास एसओजी और आपका लालकुआं पुलिस द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो सूचना प्राप्त थी। हल्दू चौड़ बैरियर से 50 मीटर आगे हल्द्वानी की ओर एक पल्सर गाड़ी जो बिना नंबर की थी उसको रोका गया। उसमें 2 युवक थे, जितेंद्र और सोमपाल। इन दोनों की चेकिंग में 228 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है और ये दोनों शेरगढ़ के रहने वाले हैं। श्रीनगर में तेज रफ्तार वाहनों के चलते दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर NH58 एजेंसी मोहल्ले में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला को डॉक्टर्स ने हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया है। और वहीं इस घटना से ठीक 1 महीने पहले इसी जगह पर एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मारी थी, जिसमें महिला की मौत हो गई थी। तेज रफ्तार कार महिला को दूर तक घसीटते हुए ले गई और ये लगातार हादसे हो रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जिन पर प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। सोनप्रयाग से 956 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो चुका है। और पहला दल जब रवाना हुआ तो 956 तीर्थयात्री उसमें बताए जा रहे हैं। गुरुवार को आपको बता दें कि 1078 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें 49 नौनिहाल समेत एक विदेशी सैलानी मौजूद था। 66 विदेशी सैलानी बाबा केदारनाथ के दर्शन अब तक कर चुके हैं और वहीं 6 मई से अब तक करीब 8,79,000 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि बरसात शुरू होते ही तीर्थयात्रियों के आवागमन में भारी गिरावट आई और वहीं शनिवार से सावन मास के मौके पर स्थानीय श्रद्धालुओं के आवागमन में इजाफा हो सकता है। रुद्रपुर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार ठकराल अपने समर्थकों के साथ में डीजीएम विद्युत कार्यालय पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित कटौती के बारे में लिखित आदेश जनता को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके साथ ही बिजली कटौती बंद न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। गंगनौली में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो सार्वजनिक तालाब है गांव का जोहड़ है, कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया, जिसमें बाउंड्री वाल और कुछ टीन सेट वगैरह बनाए गए थे, जिसको प्रशासनिक टीम के द्वारा माइक पुलिस फोर्स के उसको हटा दिया गया है। चूँकि जो सरकारी जोहड़ और तालाब हैं उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण न किया जाए, ऐसे माननीय उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों के आदेश भी हैं। उसी के क्रम में ये कार्रवाई की गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।